गाइस, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त देव और स्वागत करता हूं एक और एमसीक्यू सीरीज की वीडियो में। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर नंबर 4 के एमसीक्यूज को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, इसे ज्यादा से ज्यादा सीए एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी मदद हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यारो, आप भूल जाते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुद्दे को बिना ज्यादा टाइम गवाए। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की केस स्टडी बेस्ड और इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज के साथ। तो पहले मैं केस स्टडी एक बार पढ़ लेता हूं जो मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन की है, उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज पे जाते हैं। चलिए, राज फैब्रिकेटर्स लिमिटेड, अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड सेलर ऑफ वेरियस स्टील स्ट्रक्चर्स, has entrusted Ms. Soni, the cost and management accountant, with the task of preparing the projected cost sheet for the financial year 2024-25। मतलब एक कंपनी है राज फैब्रिकेटर्स जो स्टील स्ट्रक्चर्स बनाती है, और उन्होंने मिस सोनी को सीएम जो उस कंपनी की वो कंपनी की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, उसे कहा है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हम आपको कुछ डेटा दे रहे हैं, उसके बेसिस पे आप प्रोजेक्टेड कॉस्ट शीट बनाइए। ठीक है, दिस प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन द कंपनीज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24। मतलब इस साल के जो फाइनेंशियल डेटा है, इस साल का जो कॉस्टिंग का डेटा है, उस पर्टिकुलर डेटा के बेसिस पे उस कंपनी की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बोला गया है कि आप अगले साल की कॉस्ट शीट बनाइए। ठीक है। टू प्रोमिनेंट प्रोडक्ट्स इन देयर पोर्टफोलियो आर लक्स क्रूज, अ लग्जरी प्राइवेट यॉट primarily exported to affluent countries such as the UAE, and Lux Rail, a first class railway coach predominantly sold within the country। मतलब देखो, ये जो कंपनी है ना, ये स्टील स्ट्रक्चर्स के नाम पे दो स्टील स्ट्रक्चर्स बनाती है। एक का नाम है लक्स क्रूज, बेसिकली ये स्टील से बनी हुई एक प्राइवेट यॉट है जो यूएई जैसे दुबई में आप नहीं देखते हो कि काफी सारे लोग प्राइवेट यॉट्स में सवारी करते हैं, तो उस टाइप की वो यॉट है लक्स क्रूज, और वो बना के यूएई में एक्सपोर्ट करते हैं। क्या बात है। और दूसरा है लक्स रेल, ये क्या है, रेलवे का जो फर्स्ट क्लास का कोच होता है, पूरा स्टील का ये लोग बनाते हैं, एंड ये इनका कुछ इंडियन रेलवेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो इंडियन रेलवेज को बना के देती है, एंड इंडियन रेलवेज इनके कोचेस को यूज करता है। तो बेसिकली दे सेल दीज कोचेस इन इंडिया ओनली। द पॉइंट इज दैट। अब आती है हमारी मुद्दे की बातें। ये सब तो आईसीआई ऐसे ही दे देता है, मैंने भी ऐसे ही दे दिए। For the financial year 24-25, Miss Soni has projected a requirement of raw material for the company। अब ध्यान से सुनना, रॉ मटेरियल्स की बातें आ रही है, फाइनेंशियल डेटा आएगा। This includes 12 lakh kilograms of stainless steel at 65 per kg, 7.5 lakh kilograms of alloys at 91 per kg, and 94,000 kilograms of residual raw material at 56 rupees per kg। इसे हाईलाइट कर दीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इसमें क्या है पता है, ये आपकी सारी रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ इसे हाईलाइट कीजिए। प्रोक्योरिंग फ्रॉम अ रेनाउंड सप्लायर इंकर सिग्निफिकेंट कॉस्ट विद एस्टिमेटेड ऑर्डर कॉस्ट ऑफ 12,000 पर ऑर्डर फॉर स्टेनलेस स्टील, 16,000 पर ऑर्डर फॉर अलॉयज, एंड 5,500 पर ऑर्डर फॉर रेसिड्यूल्स। मतलब देखो, तीन टाइप के रॉ मटेरियल्स है, एक स्टेनलेस स्टील का रॉ मटेरियल है आपका, एक आपका अलॉयज का मटेरियल है, एंड एक आपका रेसिड्यूअल रॉ मटेरियल है। ठीक है, तीनों के अलग अलग परचेज प्राइस है, तीनों की रिक्वायर्ड क्वांटिटी अलग अलग है, एंड तीनों का ऑर्डरिंग कॉस्ट भी अलग अलग है। एडिशनली द कंपनी फेसेस एन एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 40 रुपीज पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इन द गोडाउन। अब ध्यान से सुनना, इनका ऑर्डर कॉस्ट अलग है, इनका परचेज प्राइस अलग है, बट इनका जो कैरिंग कॉस्ट है ना, कैरिंग कॉस्ट तीनों का सेम है। मतलब आप पूरे गोडाउन में चाहे एक यूनिट ऑफ स्टेनलेस स्टील को कवर ऑन करो, मतलब कैरी करो, या एक यूनिट ऑफ अलॉय को पूरे साल रखो, या एक यूनिट ऑफ रेसिडुअली रॉ मटेरियल पूरे साल रखो, बट आपको हर यूनिट का खर्चा तो 40 रुपए पर एनम ही आएगा। द कंपनी फॉलोज अ प्रैक्टिस ऑफ स्टार्टिंग ईच ईयर विद ओपनिंग स्टॉक्स इक्वल टू 30% ऑफ द एक्सपेक्टेड ईयरली परचेजेस, एंड एंडिंग ईच ईयर विद अ क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 35% ऑफ द एक्सपेक्टेड परचेजेस। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि समझो मुझे इस पूरे साल में 100 रुपए का रॉ मटेरियल परचेज करना है, ठीक है, तो उसके लिए आई विल स्टार्ट माई ईयर विद 30 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक, एंड आई विल एंड माई ईयर विद 35 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इसीलिए बोला गया कि ओपनिंग स्टॉक इज 30% ऑफ एक्सपेक्टेड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक इज 35% ऑफ द एक्सपेक्टेड परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। These raw materials shall be used, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मार्क कीजिए। These raw materials shall be used as a quarter of the purchases for Lux Cruise and balance for Lux Rail। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका मतलब क्या हुआ है,
इसका मतलब ये है कि जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा, आई एम नॉट सेइंग रॉ मटेरियल परचेस्ड, जितना आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा ना, वो कंजम्पशन, क्योंकि यहाँ पर देखो 3 अलग अलग मटेरियल्स दिए गए हैं, तो आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि भैया हम लोग इन तीनों रॉ मटेरियल्स को किस रेशियो में दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में स्प्लिट करें, वो रेशियो दिया गया है। तो आपका जो रॉ मटेरियल का परचेसेस है ना, उसका 1/4 एंड 3/4 ये 2 पार्ट्स बनाए हैं, और इसी रेशियो में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आप दोनों प्रोडक्ट्स के बेसिस पे अलोकेट करेंगे। नाउ वन अनदर पॉइंट, व्हाई रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड एंड रॉ मटेरियल परचेसेस आर डिफरेंट, क्योंकि आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दोनों मेंटेन करने के लिए कहा गया है। थ्रूआउट द फाइनेंशियल ईयर इट इज एंटिसिपेटेड दैट 500 लेबर्स, अब देखो ये लेबर कॉस्ट की बात आ गई, 500 laborers will be requisite to achieve the targeted annual production and output for each product। लक्स क्रूज और लक्स रेल दोनों का मिला करके 500 यूनिट्स नहीं है, लक्स क्रूज के लिए भी 500 यूनिट्स 500 लेबरर्स पर ईयर चाहिए, और लक्स रेल के लिए भी 500 लेबरर्स पर ईयर चाहिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। Each laborer is expected to render approximately 7 hours of service per day over 300 working days। साल में 300 दिन काम करेंगे, हर दिन 7 घंटे आपको काम करना है। रेम्यूनरेटेड एट एन आवर्ली वेज रेट ऑफ 1.8 रुपीज पर, ये एक्चुअली पर आवर है, ये दिस इज पर आवर है, ध्यान रखना। आवर्ली वेज रेट ऑफ 1.8 फॉर दोज एंगेज्ड इन लक्स क्रूज एंड 1.5 फॉर लक्स रेल प्रोडक्शन। मतलब लक्स रेल में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को 1.5 रुपीज पर आवर के बेसिस पे पेमेंट होगा, एंड लक्स क्रूज में जो काम कर रहे हैं उनका पेमेंट होगा 1.8 रुपीज। ठीक है। Additionally, compensation will include a bonus according to the Rowan Premium Plan। आपने 2 प्लान्स पढ़े थे ना एम्प्लॉय कॉस्ट में, हेल्थ प्रीमियम प्लान, रोवन प्रीमियम प्लान। टेस्ट करने की बारी आ गई है, तो बेसिक वेजेस तो है ही, साथ ही हम लोग बोनस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल देंगे। Wherein the total time allowed may be computed as 1.5 times the actual projected labor duration। ठीक है, तो ये जो मैंने बोला ना 7 hours of service, 300 working days, 500 लेबर्स, इसका जो टोटल टाइम निकलेगा ना, आप इसे पता है क्या मानेंगे, आप इसे एक्सपेक्टेड टाइम टेकन या टोटल टाइम टेकन मानेंगे। एंड आपको बोला गया है कि द टोटल टाइम अलाउड विल बी कंप्यूटेड एज 1.5 टाइम्स द एक्चुअल प्रोजेक्टेड लेबर ड्यूरेशन। तो जो टोटल टाइम टेकन अपना आया उसको हम इंटू 1.5 कर देंगे, तो आपका टोटल टाइम अलाउड आ जाएगा। एंड सिंपल, अगर आपको टाइम सेव्ड निकालना है तो टोटल टाइम अलाउड में से टोटल टाइम टेकन माइनस कर दीजिएगा। Factory overheads and admin overheads for each product are projected at 60% of the prime cost and 40% of the cost of production respectively। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो प्राइम कॉस्ट का 60% होगा, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो आपके हैं वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 40% होगा। भैया बट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बेसिस पे हम निकालते ना, क्वेश्चन ने बोल दिया ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 40%, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 40%, फिर हम उस पर ज्यादा आर्ग्यू नहीं कर सकते। ठीक है। Anticipating the same percentage of closing inventory of WIP and finished goods, it gets more and more difficult। I mean it gets more and more complicated। बोलते हैं रॉ मटेरियल में आप जितना प्रतिशत क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करते थे ना, उतना ही प्रतिशत क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड फिनिश्ड गुड्स का भी आपको रखना है। नाउ द कैच इज WIP का क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक तो उसने बोल दिया था एक्सपेक्टेड परचेसेस के बेसिस पे एक परसेंटेज अप्लाई करके निकालो। व्हाट अबाउट WIP, वो किस पे निकाले? व्हाट अबाउट FG, वो किस पे निकाले? आपको ये भली भांति पता होना चाहिए गाइस कि WIP का जो क्लोजिंग स्टॉक हम निकालेंगे दैट इज गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट शीट याद करो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग WIP एडजस्ट करते हैं तभी नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लॉजिकली शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और जब आप फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे इट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि COP में हम ओपनिंग और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को एडजस्ट करते तभी हम पहुंचते कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। ये लॉजिकल बात थी। As the raw materials, further Miss Soni has projected that the profit margin that will be ideal for Lux Cruise and Lux Rail for the upcoming financial year shall be 40% and 60% of the cost and sales respectively। कहते हैं कि लक्स क्रूज का जो प्रॉफिट होगा ना दैट शैल बी 40% ऑफ इट्स कॉस्ट, और लक्स रेल का जो प्रॉफिट होगा ना दैट इज गोइंग टू बी 60% ऑफ सेल्स। ठीक है। अब ये एक और तिकड़म चीज है, ये आपने अकाउंट्स में शायद ये वाला एडजस्टमेंट कवर किया होगा। ठीक है। एंड एक चीज यहाँ पर है, मैं आपके लिए आंसर्स हाईलाइट करवा कर ही लाया हूं तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है। चलो पहला, what shall be the economic order quantity for stainless steel alloys and residuals। अब ये 26/833
24,495 एंड 5084 यूनिट्स। कैसे आया? चलो लेट्स हैव अ लुक एट द कैलकुलेशन। ये मेरा सोल्यूशन का पेज है। तो देखो स्टेनलेस स्टील के लिए एनुअल डिमांड है 12 लाख यूनिट्स। कहाँ से निकली? यहाँ से निकली। मैं एक दूसरे कलर का आपके लिए ये ले लेता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। यस, ये देखो 12 लाख किलोग्राम्स ऑफ आपका स्टेनलेस स्टील, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है स्टेनलेस स्टील का? 12,000 पर ऑर्डर, तो ये इसका ऑर्डर कॉस्ट आ गया। एंड आपका कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, ये तो हर एक मटेरियल के लिए सेम ही है, हमने अभी अभी बात की है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी अपना 40 रुपीज। तो EOQ कैसे निकला? सिंपल, 2 इंटू 12 लैक्स इंटू आपका ऑर्डर कॉस्ट दैट इज 12K डिवाइडेड बाय 40, इसका आप अंडर रूट कीजिए, आपको आ जाएगा 26,833। इसी तरह से अलॉय के लिए एनुअल डिमांड है 7.5 लाख रुपए। आप देख लीजिए यहाँ पर ऑर्डर कॉस्ट है 16,000 रुपीज पर ऑर्डर, बट ऑफ कोर्स ये रहा। एंड आपका कैरिंग कॉस्ट तो वही का वही। तो वंस अगेन 2 मल्टीप्लाइड बाय 7,50,000 इंटू 16,000 डिवाइडेड बाय 40 का अंडर रूट कीजिए, आपको आ जाएगा 24,495। एंड रेसिडुअल्स के लिए आपकी एनुअल डिमांड देखिए 94,000 किलोग्राम से। पर ऑर्डर कॉस्ट इसका कितना है? 5,500 पर ऑर्डर, तो ये पर ऑर्डर कॉस्ट। एंड कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम आपका 40। ठीक है, इसे आप अंडर रूट कीजिए, इसका आंसर है 5084। तो ये आपका पहला MCQ हो गया, इसका आंसर ऑप्शन बी है। आई होप इसमें आपको ज्यादा कोई डाउट नहीं आया है। MCQ नंबर 2, व्हाट शैल बी द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर स्टेनलेस स्टील अलॉयज एंड रेसिडुअल्स। तो देखो इसका आंसर कैसे ये आता है। तो देखो यहाँ पर ना मैंने एक टेबल बनाया है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये इतना ही है। मुझे बताओ मेरे पास रॉ मटेरियल मैंने कितना परचेज किया है, वो यूनिट्स मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये मैंने वापस से वही का वही लिख दिया, 12 लाख यूनिट स्टील के, 7.5 लाख यूनिट्स आपके अलॉयज के एंड 94,000 यूनिट्स आपके रेसिडुअल्स के। अब मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा था, ये देखो, द कंपनी फॉलोज अ प्रैक्टिस ऑफ स्टार्टिंग ईच ईयर, ये कट हो गया। The company follows a practice of starting each year with the opening stock equal to 30% of the expected annual purchases। मतलब ये 12 लाख मेरी expected purchases है, इसका 30% ये opening stock, इसका 30% ये opening stock, इसका 30% ये opening stock। ओके, तो ये मेरा opening stock of raw material आ गया। And ending each year with a closing stock equal to 35% of the expected purchases। मतलब इसका 35% ये क्लोजिंग स्टॉक, इसका 35% इज 260 to 500 एंड 94,000 का 32,900। तो ये 35% इसका आ गया। अब हमें पता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेस्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो वही एडजस्टमेंट करके मुझे कंजम्पशन आ गया 11,40, 712, 500 एंड 89,300। नाउ अज्यूमिंग कि जो मेरी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल थी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल थी और रॉ मटेरियल परचेज थी, सबका प्राइस एक ही है। तीनों रॉ मटेरियल का 3 अलग अलग प्राइस है, बट हम काफी बार बोलते हैं ना कि यार ओपनिंग का रॉ मटेरियल अलग प्राइस पे हो सकता है, क्लोजिंग का रॉ मटेरियल अलग प्राइस पे हो सकता है। अभी से क्लैरिफाई कर रहा हूं कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारे ही यूनिट्स का प्राइस इस पर्टिकुलर स्टील में 65 ही रहेगा, अलॉयज के लिए 91 ही रहेगा, रेसिडुअल्स के लिए 56 ही रहेगा। अब आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हो भैया? क्योंकि मेरे पास और कोई प्राइस ही नहीं दिया, देन आई हैव टू अज्यूम। ठीक है, तो इसको इस प्राइस के साथ आप मल्टीप्लाई कीजिए 712, 500 इंटू 91 एंड 89,300 इंटू 56। तो कंजम्पशन आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 7 crore 41 lakhs फॉर स्टील, 6 crore 48 lakhs 37,500 फॉर आपका अलॉयज एंड 50 lakhs 800 फॉर रेसिडुअल्स। तो देख लेते हैं एक बार। अब देखो इसमें ना नियर आप लोगों को लैक्स में आंसर दिया गया, तो 741 lakhs, ये इसका 741 lakhs, 6 crore 48 lakh 37,500 मतलब 648 lakhs मतलब 648.4 lakhs एंड 50 lakhs एंड 800 मतलब 50 लाख आप बोल सकते हो। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। आई होप दिस MCQ इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड MCQ, what shall be the amount of bonus as per the Rowan plan as for the laborers involved in manufacturing of Lux Cruise and Lux Rail। चलो दोनों ही प्रोडक्ट्स के लिए आपको बोला है कि रोवन प्लान के हिसाब से बोनस निकाल के। चलिए क्या है जरा देखते हैं। यस, आ जाओ। तो अब इस पर्टिकुलर चीज के लिए ना आपका लेबर कॉस्ट का डेटा बहुत जरूरी है। देखो मैंने क्या बोला, पहले मुझे बताओ हर वर्कर चाहे वो लक्स क्रूज का हो चाहे वो लक्स रेल का हो, एक दिन में कितना काम करेगा? 7 घंटे पर डे, बराबर। तो ये मैंने लिख दिया नंबर ऑफ आवर्स पर लेबर पर डे इज 7। वो साल में कितने दिन काम करेगा? 300 दिन काम करेगा। ठीक है,
तो कहने से नंबर ऑफ आवर्स वर्कड पर ईयर कितना है 2100 फॉर ईच प्रोडक्ट। यस यस यस, मतलब लक्स क्रूज के लिए भी 2100 घंटे का लेबर लगेगा साल में और लक्स रेल के लिए भी इस 2100 घंटे का लेबर लगेगा पूरे साल में। अब नंबर ऑफ लेबरर्स, मैंने क्या बोला था, हर एक प्रोडक्ट के लिए 500 लेबर्स मुझे चाहिए, तो 500 लेबर्स इंटू 2100, तो टोटल टाइम टेकन जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड पहले बोला था इस 10,50,000 आवर्स। अब दिस इज टोटल टाइम टेकन, बट बोनस के लिए मुझे 3 वैल्यूज चाहिए, टाइम टेकन चाहिए, टाइम अलाउड चाहिए एंड टाइम सेव्ड भी चाहिए। तो मैंने क्या बोला था कि ये देखो, द टोटल टाइम अलाउड में बी कंप्यूटेड एज 1.5 टाइम्स द एक्चुअल प्रोजेक्टेड लेबर ड्यूरेशन। तो जितना मेरा प्रोजेक्टेड लेबर ड्यूरेशन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, यही मेरा टाइम टेकन है, इसको इंटू 1.5 मैंने कर दिया, तो मेरा टाइम अलाउड आता है 15,75,000 आवर्स। एंड सिंपल, टाइम टेकन टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन मतलब 1575 माइनस 1050, 5,25,000 आवर्स इज माय टाइम सेव। अब डिफरेंस सिर्फ एक ही जगह पे आता है, कहां पे आपका डिफरेंस आएगा, वेज रेट पे। याद है लक्स क्रूज के लिए 1.8 पर आवर होता था एंड लक्स रेल के लिए 1.5 पर आवर होता था। तो सिंपल सी बात है, लक्स क्रूज का ये देखो, ये जो आपका एलिमेंट है इतना तो सेम रहेगा। व्हाट इज दिस, सिंपल टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन, ये दोनों के लिए सेम रहेगा, बस इसमें 1.8 आएगा व्हेन इट कम्स टू लक्स क्रूज एंड 1.5 आवर व्हेन इट कम्स टू लक्स रेल। तो इसका लेबर को, तो इसका बोनस का पार्ट आ गया 6,30,000 एंड इसकी बोनस का पार्ट आ गया 5,25,000। तो चलिए जरा देख लेते हैं, इसका आंसर इज ऑप्शन डी 630 एंड 525। चलिए अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। What shall be the cost of goods sold for the year for Lux Cruise and Lux Rail? अब मजा आएगा, देखो आ जाओ। सबसे पहली चीज ना, हम लोगों को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना पड़ेगा, एंड जो मैंने आपको एक रेशियो की बात की, क्योंकि हम लोगों को देखो दोनों प्रोडक्ट्स के लिए निकालने बोला है, फॉर लक्स क्रूज एंड लक्स रेल। तो मेरी रॉ मटेरियल परचेज कितनी थी, 7,41 लाख है ना, एंड 6,48,37,500 एंड 50,80,000। ये क्या है, मेरी फाइनल रॉ मटेरियल कंज्यूम की फिगर है, क्योंकि ये सारा एडजस्टमेंट मैं यहीं पे कर चुका हूँ। तो ये देखो 741, 648, 37,500, 50,800, तो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। तो मैं टोटल रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर ऑल द 3 रॉ मटेरियल्स कम्स टू 14,39,38,300। अब मैं बोलता हूँ आपको इसे किस रेशियो में बांटना है। इन्होंने देखो केस स्टडी में क्या बोला है, दे हैव सेड कि these raw materials shall be used as a quarter of purchases for Lux Cruise and balance for Lux Rail। तो पहले मुझे बताओ, मैंने टोटल रॉ मटेरियल परचेज कितना किया, 12 लाख यूनिट स्टील के, 7.5 लाख यूनिट्स अलॉय के एंड 94,000 यूनिट्स मेरे रेसिडुअल के, तीनों का मिलाकर के 20,44,000 यूनिट्स। अब इसका क्वार्टर, मतलब कि देखो क्वार्टर ऑफ द रॉ मटेरियल परचेज कहाँ गया, क्वार्टर ऑफ द परचेजेस फॉर लक्स क्रूज। तो लक्स क्रूज के लिए कितना जाएगा, ये परचेज यूनिट्स का क्वार्टर, दैट इज 1/4 ऑफ द परचेजेस, मतलब 5,11,000 एंड द बैलेंस इज 15,33,000 जो जाएगा लक्स रेल को। तो 530 यहाँ से गए, 30 यहाँ से गए, 511 is to 1533। इस रेशियो में आप ये पूरी कंजम्पशन की वैल्यू को बांटेंगे, समझ में आ गया। तो सिंपल 1439 38 300 इंटू 511 डिवाइडेड बाय आपका 2044, तो ये आ जाएगा आपका, किधर गया रॉ मटेरियल कंज्यूम, 3,59,84,500 एंड योर बैलेंस विल बी 10,79,53,725 जो आपका जाएगा लक्स रेल में। अब अगली बात, डायरेक्ट लेबर, तो बेसिक वेजेस आर 18,90 एंड इसके लिए 15,75। बोनस का एलिमेंट हम इसके पहले वाले एमसीक्यू में ऑलरेडी कंप्यूट कर चुके थे, 630 एंड 525, तो 630 एंड 525, तो बेसिक प्लस बोनस आपका टोटल लेबर कॉस्ट कितना हो गया, लक्स क्रूज के लिए 25,20,000 एंड लक्स रेल के लिए 21 लाख। ठीक है, तो ये मैंने कॉस्ट शीट में यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब अपने पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है नहीं, तो इन दोनों का ऐड करके 385,4,500 एंड 11,53,725 इज माय प्राइम कॉस्ट। अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है, फैक्ट्री ओवरहेड्स फॉर ईच प्रोडक्ट आर प्रोजेक्टेड एट 60% ऑफ द प्राइम कॉस्ट। तो इसका 60% ये, इसका 60% ये, आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 616, 7,200, 1760, 85, 960। अब यहाँ पर क्लोजिंग WIP को एडजस्ट करना मत भूलना, क्योंकि केस ने बोला हुआ है कि हम लोगों को क्लोजिंग WIP भी चाहिए ऑफ एंड फिनिश गुड्स एज द रॉ मटेरियल ओनली। मतलब
बोलते हैं जितना प्रतिशत आपने रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक माना था ना, उतना ही प्रतिशत आप WIP और FG का भी क्लोजिंग स्टॉक मानिए। तो हमने रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 35% माना था, याद है? तो ये भी हम 35% ऑफ ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ही मानेंगे। इसका डिस्कशन ऑलरेडी पहले कर चुका हूँ, ठीक है? तो इसका 35% ये, इसका 35% ये, तो ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। एंड इस फैक्ट्री कॉस्ट में आपका कुछ ऐसा एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन और ऐसे कोई एलिमेंट्स है नहीं, तो आपका फैक्ट्री कॉस्ट ही आपका COP हो गया। यस, और हम लोग COP का जो है 35% क्लोजिंग फिनिश गुड्स निकालेंगे, अप्लाइंग द सेम लॉजिक। तो ये 140, 15, 610 एंड 4 crore 59,556। एंड फाइनली आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ गया? 2 crore 60,28,990 फॉर लक्स क्रूज एंड 7 crore 43,96,318 फॉर लक्स रेल। तो देख लेते हैं एक बार इसका आंसर भी। देखो 2 crore 260.28 या 29 lakhs, तो ये देखो ये इसका आंसर। एंड 743.966 lakhs मेरे हिसाब से सही रहेगा। हाँ, तो 743.96, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। बढ़िया, चलिए द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर केस स्टडी, व्हाट शैल बी द एंटिसिपेटेड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लक्स क्रूज एंड लक्स रेल रिस्पेक्टिवली। अब बोलते हैं प्रॉफिट निकालो, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, तो पहले हमने इसमें एडमिन ओवरहेड्स ऐड कर दिए। एडमिन ओवरहेड्स कैसे निकले? सिंपल सी बात है, ये देख लो। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स फॉर ईच प्रोडक्ट आर प्रोजेक्टेड एट 60%। एक मिनट, एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड एडमिन ओवरहेड्स, ये सेकंड वाला एलिमेंट है ना। हाँ, तो एडमिन ओवरहेड्स फॉर ईच ईयर आर प्रोजेक्टेड एट 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रेस्पेक्टिवली। तो सिंपल, इसका मैंने 40% निकाला, तो दिस इज 1 crore 60 lakhs 17,840 एंड इसका 40% इज 457,82 350। इन दोनों को ऐड करके आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया, दैट इज 420 46 830 एंड 1201 78 668। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस पर्टिकुलर लाइन में थोड़ा सा ट्विस्ट तो है। क्या ट्विस्ट है? लक्स क्रूज एंड लक्स रेल का जो आइडियल प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? बोलते हैं लक्स क्रूज के लिए 40% ऑफ कॉस्ट। 40% ऑफ कॉस्ट मतलब अगर मैं बोलूं कि मेरा कॉस्ट 100 रुपीज है, तो मेरा प्रॉफिट, अगर मैं बोलता हूं मेरा कॉस्ट 100 रुपीज है, दैट इज 420 46 830, 40% ऑफ कॉस्ट, 40% ऑफ 100, तो मुझे सीधा इसका 40% निकालना है, दैट इज 1 crore 68,18 732, तभी जाके मेरा सेल्स बनेगा। ये लॉजिक मैंने आपको देके रखा है यहाँ पर। तो दिस इज 168,18 732। बट अब आप देखो लक्स रेल का क्या है? 60% ऑफ सेल्स, मतलब बोलते हैं आपकी सेल्स 100 है तो आपका प्रॉफिट इसमें से 40 होगा। तो सिंपल सी बात है, बैलेंसिंग कॉस्ट आपका 60 होगा। तो देखो यहाँ पर भी मैंने बोला है, तो यहाँ पर कॉस्ट इज 60%, 12 crore 1,78,668। ठीक है, तो सिंपल मैंने इस बेसिस पे मतलब 12,01,78,668 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 40 अगर आप करोगे तो आपको आ जाएगा इस बेसिस पे आपका प्रॉफिट, दैट इज 8 crore 1,90,112। और ठीक है, रिक्वायरमेंट इसकी है नहीं, बट इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो डेफिनेटली आपको सेल्स आ जाएगा। तो ये आपकी पूरी कॉस्ट शीट भी बन गई ना, आपको आपका आंसर भी मिल गया। कितना है? 168 मतलब 168.18 lakhs, मतलब 168 lakhs आप कह सकते हो, एंड 801.19 मतलब 801 lakhs। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। एंड दिस एंड्स आवर केस स्टडी MCQ। तो चलो एक बार क्विकली हम लोग इंडिपेंडेंट MCQs पे भी चले जाते हैं, आ जाओ। दिस इज अ रिपीट, इसे हम नहीं कंसिडर करेंगे। चलो पहला MCQ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ना आपके मैंने 3 चैप्टर्स को टेस्ट आउट कर दिया है। कौन से 3 चैप्टर्स? इसमें मैंने आपकी कॉस्ट शीट के कंसेप्ट को टेस्ट आउट किया है, मटेरियल को टेस्ट आउट किया है, लेबर को भी टेस्ट आउट किया है। यस, और अब हम लोग बढ़ने वाले हैं चौथे चैप्टर के MCQ की ओर, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। PQR is into the business of manufacturing which has furnished the following data for the financial year 2023-24। देखते हैं, सेल्स दिया हुआ है, PV रेशियो दिया हुआ है एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स दी हुई है। बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ PQR लिमिटेड बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड कैसे निकलेगा? अब सिंपल सी मुझे एक बात बताओ, जब मैं बात करता हूँ ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स की, मतलब वो सेल्स जहां पे प्रॉफिट 0 होगा, तो कहना है उस पर्टिकुलर सेल्स पे और जो ये वाली सेल्स मुझे दी गई है, फिक्स्ड कॉस्ट तो दोनों में सेम रहेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो बदल नहीं सकता है ना। तो मैं बोलता हूँ कि मुझे सबसे पहले ना इसकी BP सेल्स निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज BP सेल्स? मुझे मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स 40% दिया हुआ है, तो BP सेल्स विल बी 100 माइनस MOS का रेशियो, दैट इज 60, और मैंने सीधा BP सेल्स निकाल दिया 960। ठीक है, तो देखो मैंने 960 निकाल दिया। इसमें से वेरिएबल कॉस्ट देखो, PV रेशियो इज 50%, तो वंस अगेन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो क्या होगा? 100 माइनस PV रेशियो, दैट इज आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशियो।
तो इसका आधा ये वेरिएबल कॉस्ट एंड इसका आधा 4,80,000 मेरा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। अब अगली चीज, एक्चुअली इसको हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं, मैंने FM की भाषा थोड़ी यूज कर दी, बट इसको कॉस्ट में हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कहेंगे। अब फिक्स्ड कॉस्ट मैंने क्या बोला था, BEP सेल्स वो सेल्स होती है जहां पर आपका प्रॉफिट क्या होता है, जीरो। तो जीरो, तो कहना है ये कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम पूरा फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देंगे तभी जीरो आएगा, मतलब 4,80,000 इस कॉन्ट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट है। यस, इसमें पूरा 480 का हमारा फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट है। तो फिक्स्ड कॉस्ट मुझे मिल गया। नाउ कैन आई से कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो सेल्स के हिसाब से बदलता ही नहीं है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का चाहे सेल्स 16 लाख का हो या चाहे सेल्स 9,60,000 का हो, मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मेरा फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है 4,80,000। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज गोइंग टू बी ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलो, द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल फिगर्स ऑफ प्रोडक्ट RDX, अरे बाप रे, RDX आर एज अंडर। देखते हैं, मटीरियल क्वांटिटी मुझे दी गई है, स्टैंडर्ड 50 यूनिट्स, एक्चुअल 40 यूनिट्स, प्राइस पर यूनिट इज ₹8 एंड ₹6.4। बोलते हैं व्हाट शैल बी द मटीरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर RDX। सिंपल सा कैलकुलेशन है, मेरा प्राइस वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू मेरी एक्चुअल क्वांटिटी, क्योंकि प्राइस के इफेक्ट के लिए हम एक्चुअली लेते हैं। तो 8 माइनस 6.4 इंटू 40 जो आपका 64 आ गया फेवरेबल। एंड व्हाट इज माय मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सिंपल, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, दैट इज 400 माइनस 256 आपका आ गया 144 फेवरेबल। तो 64 फेवरेबल एंड 144 फेवरेबल इज योर करेक्ट आंसर। दिस एंड्स अवर वीडियो। आई होप आपको बहुत हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो। नोट्स मैंने इसके टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं, सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। चलो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।